हेलो स्टूडेंट, आज हम छठी कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है शब्द परिचय, यानी कि शब्दों की पहचान कैसे होती है, शब्दों का ज्ञान कैसे होता है। तो इसमें पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम और नपुंसकलिंगम, यानी कि पुल्लिंग क्या होते हैं, स्त्रीलिंग क्या होती हैं और नपुंसकलिंग क्या होते हैं। तो आज हम इस पाठ में इसके बारे में पढ़ेंगे, शब्दों के ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पुल्लिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग के बारे में और नपुंसकलिंग के बारे में। तो आइए आज हम पाठ शुरू करते हैं कि किसी भी प्रादेशिक भाषा, यानी कि प्रदेश की भाषा जैसे मराठी, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़, बंगला आदि को जानने वाला छात्र संस्कृत को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि इन भाषाओं के शब्द संस्कृत से ही विकसित हुए हैं। निम्नलिखित शब्द परिचय से आपको पता चल जाएगा कि इन सभी शब्दों को हम किसी न किसी रूप में जानते हैं। बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं। जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये तीन होते हैं संस्कृत में। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ये देखो, आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। चित्र में जैसा आपका दिखाई दे रहा है कि छात्र है, छात्र है, छात्र यानी कि विद्यार्थी। बाल है यानी कि बालक। अध्यापक है यानी कि अध्यापक। कि उपयुक्त उदाहरण में छात्र है, बाल है और अध्यापक है शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, क्योंकि इसलिए ये पुल्लिंग है, क्योंकि इन शब्दों से हमें पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब है स्त्रीलिंग। कि स्त्रीलिंग क्या होती है? कि जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे छात्रा, छात्रा, बाला, बालिका, अध्यापिका। उपयुक्त उदाहरण छात्रा, बाला और अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्त्रीलिंग है। तो यानी कि हमें चित्रों को देखकर साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। वैसे भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि जिस जाति से जिसका जो बोध होता है उससे हम इसका ज्ञान हो जाता है कि पुल्लिंग क्या होते हैं और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। अब है नपुंसकलिंग। क्योंकि हिंदी में दो ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में लिंग तीन होते हैं, तीसरा है नपुंसकलिंग। तो कि नपुंसकलिंग क्या होता है? देखिए कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भिन्न सभी शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे पत्रम, पुस्तकम, फलम। पत्रम यानी कि पत्ता, पुस्तकम यानी कि पुस्तक या किताब, फलम यानी कि फल। क्योंकि इनसे न तो स्त्री जाति का बोध हो रहा है और न ही पुल्लिंग जाति का बोध हो रहा है, इसलिए ये शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, तो इसे हम नपुंसकलिंग कहते हैं। उपयुक्त उदाहरण पत्रम, पुस्तकम और फलम निर्जीव वस्तुएं हैं, इनमें जान नहीं होती, अतः ये नपुंसकलिंग है। अकारांत पुल्लिंग। अब देखिए अकारांत, कि अकारांत क्या होते हैं? अकारांत यानी कि जो जिसमें ए का साउंड आता है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत पुल्लिंग के वे शब्द आते हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में ए हो, यानी कि अंतिम वर्ण में ए हो, ऐसे शब्दों को ही अकारांत पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, छात्र है, नर है, अश्व है। छात्र है यानी कि छात्र, नर है यानी कि मनुष्य, अश्व है यानी कि घोड़ा। उपयुक्त उदाहरण छात्र है, नर है और अश्व है शब्द के अंतिम वर्ण त्र, रे, व में ए प्रयुक्त हुआ है, यानी कि ए का प्रयोग हुआ है, अतः
ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार के अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्द इस प्रकार हैं। जैसे ये बहुत सारे चित्र दिखाई दिए गए हैं, तो इनसे हमें ज्ञात हो जाएगा कि चित्रों को देखकर हम आसानी से जान सकते हैं और सीख सकते हैं कि संस्कृत में किसको क्या कहते हैं। जैसे ये हाथी का चित्र दिया हुआ है, तो इसको हम संस्कृत में गज है, गज यानी कि हाथी होता है। पिक है, ये कोयल है, पिक यानी कि कोयल। सूर्य यानी कि सूरज। मृग है, मृग हिरण को कहते हैं। गदर्भ है, गदर्भ यानी कि गधे को कहते हैं। विद्यालय है, स्कूल को कहते हैं या विद्यालय को कहते हैं। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं कि इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग के वे शब्द आते हैं कि जिन शब्दों के अंत में आ हो, यानी कि जिन शब्दों के अंत में लास्ट में आ जुड़ा हो या आ आता हो, ऐसे शब्दों को ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे चित्र में देखिए दिखाई दे रहे हैं, हमें चित्र बने हुए हैं कि अध्यापिका, अध्यापिका में आ गया। कन्या, कन्या में भी आ लगा हुआ है। और अजा, अजा में भी आ लगा हुआ है। ये स्त्रीलिंग तो है ही कि उपयुक्त उदाहरणों में अध्यापिका, कन्या और अजा शब्द के अंतिम वर्ण का या जा में आ प्रयुक्त हुआ है, यानी कि आ का प्रयोग हुआ है, अतः ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। इसी प्रकार अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं। जैसे ये चित्र दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला चित्र है जैसे चटका। चटका यानी कि चटका हम चिड़िया को कहते हैं और इसमें आ प्रयुक्त हुआ है, अंतिम वर्ण में आ का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार कोकिला, कोकिला में भी आ हुआ है, आ का प्रयोग हुआ है। शिक्षिका, शिक्षिका में भी आ का प्रयोग हुआ है। तो यानी कि चटका का मतलब होता है चिड़िया, कोकिला, कोयल, शिक्षिका यानी कि अनेक अध्यापिकाएं। जैसा कि चित्र में दिखाई दिया गया है। नासिका, नाक को कहते हैं। पाठशाला, विद्यालय को कहते हैं। ध्वजा, झंडे, अनेक झंडे। सेविका, नौकरानी। मूसिका, चूहिया। लता, अनेक बेलें यानी कि लताएं। उसके बाद है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब जब हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अकारांत नपुंसकलिंग शब्द भी होता है कि जिन शब्दों के अंत में ए हो उन्हें नपुंसकलिंग के अंतर्गत माना गया है, उन्हें अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। जैसे ये चित्र में दिखाई दिए गए हैं। नेत्रम, नेत्रम यानी कि उसमें भी ए का साउंड यानी कि ए की ध्वनि सुनाई दे रही है, ए प्रयुक्त हुआ है उसमें नेत्रम। उसमें नेत्रम यानी कि नेत्र, नयन। मुखम, मुखम यानी कि मुख। रजतम यानी कि चांदी। उपयुक्त उदाहरणों में नेत्रम, मुखम और रजतम शब्द नपुंसकलिंग के अंतर्गत आते हैं, अतः इनके अंतिम वर्ण में ए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। इसी प्रकार के अन्य अकारांत नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार हैं। रुप्यकम, रुप्यकम का मतलब होता है रुपया। ताम्रम, तांबा। लोहम, लोहा। कंदुकम, गेंद या बॉल। क्रीडनकम, खिलौना। पुस्तकम, पुस्तक। घट है, घड़ा। दीपक है, दीपक। पत्रम, पत्रम, पत्र। नारिकेलम, नारियल। चक्रम, चक्र। इसी तरह संस्कृत में वचन के भी तीन भेद होते हैं, यानी कि संस्कृत में वचन भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक वचन,
द्विवचन और बहुवचन। एक वचन होता है जहाँ केवल एक का ही बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे वानर है, वानर का मतलब होता है बंदर, वानर है बंदर को कहते हैं। पत्रम पत्ते को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में पत्रम पत्र भी होता है जिसको हम लेटर बोलते हैं, और पत्रम का मतलब होता है पत्ता भी। बाल है बालक। उपयुक्त उदाहरणों से केवल एक का ही पता चल रहा है, यानी कि हमें एक का ही बोध हो रहा है, अतः ये एक वचन के उदाहरण हैं। द्विवचन जहां दो का बोध हो या दो वस्तुओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो व्यक्ति या दो वस्तुओं का बोध हो रहा है। वानरहु यानी कि दो बंदर, पत्रेहि दो पत्ते, बालौ दो बालक। उपयुक्त उदाहरणों में केवल दो का ही पता चल रहा है, अतः ये द्विवचन है, यानी कि ये द्विवचन के उदाहरण हैं। अब बहुवचन कि जहां दो या दो से अधिक का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र में अनेक बंदर, अनेक पत्ते और अनेक बालक दिखाए गए हैं। तो देखिए, वानरहा यानी कि अनेक बंदर, पत्राणि अनेक पत्ते, बालहा अनेक बालक। उपयुक्त उदाहरणों में दो से अधिक का पता चल रहा है, अतः ये बहुवचन के उदाहरण हैं। संस्कृत में एक वचन द्विवचन को जानने के लिए अनेक उदाहरणों को हमें पढ़ना पड़ेगा और उनके बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि तभी संस्कृत का ज्ञान होगा कि इसमें एक वचन को क्या कहते हैं, द्विवचन में कितने होते हैं और बहुवचन में कितने होते हैं। तो इसमें बहुत सारे चित्र दिखाई दिए गए हैं जो अन्य उदाहरण के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं। ये देखिए, जैसे नर है, एक वचन का है, नरो द्विवचन का है, यानी कि दो मनुष्य है, और नरहा यानी कि ये बहुवचन का है, अनेक मनुष्य। उसी प्रकार है अश्व है, एक घोड़ा, अश्वौ दो घोड़े, अश्वहा अनेक घोड़े। छात्र एक छात्र है, छात्रों दो छात्र, छात्रहा अनेक छात्र। लताहा एक बेल, लते दो बेल, लता अनेक बेलें, यानी कि अनेक लताएं। तो आज हमने संस्कृत के शब्द परिचयों के बारे में पढ़ा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के बारे में पढ़ा, और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ा।